अब हम आगे बढ़ते हैं कल से। कल हम लोगों ने करंट अकाउंट के बारे में एक बार ओवरव्यू लिया था। आज करंट अकाउंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो करंट अकाउंट एक एसेंशियल पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और बेटा इनिशियल पार्ट भी है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो करंट अकाउंट का ही होता है। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो आपके लिए कोई लाइबिलिटी या कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, ना तो उसमें कमी करते हैं ना उसमें इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो एसेट लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, या उन्हीं को हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ये वही है जो तुमने गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू पढ़ा था ना, वो रेवेन्यू आइटम्स ही होते हैं जो एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। बेटा अगर तुमने देखा हो तो डेफिनेशन कितनी इजी है। यहाँ पे बस आपने कंपोनेंट्स के नाम लिख दिए हैं और आपकी डेफिनेशन बन गई है कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो जो गुड्स या सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और यूनिलैटरल ट्रांसफर से रिलेटेड है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसी को हम कहते हैं करंट अकाउंट। लेकिन सर इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक तो आ ही नहीं रही है जो आपने बताई। तो बेटा उसके लिए मैंने एक और पॉइंट लिखा है, सभी लोग ध्यान से देखें। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इंपैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये वो अकाउंट है जिसमें ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो हमारी कंट्री के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ना तो हमारी एसेट क्रिएट होती है ना एसेट कम होती है, ना हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है ना लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और एक और बात, करंट अकाउंट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, फ्यूचर है यहाँ पे। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। और बेटा एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से ट्रांजैक्शन है जो फ्यूचर क्लेम्स को रेज नहीं करते हैं या करते हैं, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो कौन से वाले हैं जो नहीं करते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर क्लेम्स कौन से वाले ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं करते हैं। याद रखना ये ऐसे अकाउंट है जो फ्यूचर क्लेम्स को क्रिएट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी पे नहीं करना फ्यूचर में, ये ऐसी चीज है। ठीक है, चलो ये तो हो गया भाई बच्चों करंट अकाउंट के बारे में बेसिक नॉलेज। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स पे आते हैं। हमने कल कंपोनेंट देखे थे चार्ट में। बच्चों कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो है बच्चों आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बड़ी आसान सी चीज है, हम सब जानते हैं गुड्स क्या होते हैं, और उन गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का आइटम है। ठीक है, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, और याद रखना इसको दो नाम और कहा जाता है। गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं, है ना, और विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of goods is treated as merchandise or visible trade. This is a visible trade। इसको visible trade क्यों बोला बच्चों? Because goods का physical form होता है भाई। goods एक ऐसी चीज है जिसको आप देख सकते हो, साथ में छू भी सकते हो, है ना। goods को आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये tangible होता है, material होता है ना। That's why we are calling this trade as visible trade। ठीक है, and therefore can be seen while crossing the borders। बेटा जब ये गुड्स क्रॉस करते हैं ना बॉर्डर, तो आपको पता होता है कि गुड्स जा रहे हैं या गुड्स आ रहे हैं। ये ऐसा आइटम है। सर्विस में आपको पता नहीं होता है ना। या फिर मैं बोलूं अगर कस्टम्स वाले हैं तो कस्टम्स वाले किस पे ध्यान देते हैं? कस्टम वाले ध्यान देते हैं गुड्स पे या सर्विस पे? बेटा वो देते हैं गुड्स पे, बिकॉज उनकी टेंजिबल फॉर्म होती है, वो उसको देख सकते हैं। वो चुंगी नाका बना देते हैं वहां पे भी, ऐसा मान के चलो, है ना। जैसे आपका कोई पोर्ट पे एंटर होने वाला है कोई शिप, तो उसके पहले ही आपका इंडियन नेवी का या कस्टम का एक शिप लगा होता है ना, जहां पे आप सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जमा करवाते हो
और आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर क्या है, पूरी चेकिंग की जाती है, स्कैन किया जाता है पूरे शिप को कि कहीं आप इंडिया में कोई खतरनाक चीज तो लेके नहीं जा रहे हो, है ना। ये सब काम कस्टम वाले करते हैं, लेकिन कस्टम वाले नजर रखते हैं गुड्स पे, ये याद रखना, है ना, सर्विस पे नहीं रखते हैं। और अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं, नॉलेज की बात है, याद रखना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ इस पे अब लगता है कस्टम ड्यूटी। पहले बेटा कस्टम ड्यूटी जो लगा करता था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगा करता था, लेकिन अब जो कस्टम ड्यूटी अप्लाइड है बेटा, वो कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है, और उसमें भी साथ में जीएसटी लगता है ना। लेकिन अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, जैसे मैं बात करूं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर मैं बात करूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों को ही ले लेता हूं मैं, तो बेटा वो उनपे जो अप्लाइड होता है वो आपके होता है आईजीएसटी, मतलब जीएसटी अप्लाइड होता है कुल मिलाकर। बात समझ में आ गई? उनपे कस्टम ड्यूटी अप्लाइड नहीं है। ये नॉलेज की बात है, सभी लोग याद रखना। खैर वैसे इतना जनरल नॉलेज की बात है, ज्यादा पूछ नहीं सकते हैं डिटेल में जाके, है ना, लेकिन बस तुम्हें याद होना चाहिए कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे अब कस्टम ड्यूटी लगता है, और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है ना फॉरेन ट्रेड के, उनपे बेटा जीएसटी लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, एक्सपोर्ट पे जो जीएसटी की रेट रखी गई है अभी वो रखी गई है 0, इसीलिए इसको जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं। एक नाम होता है इसका, इसको कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, है ना। जीरो का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना, है ना, फिलहाल इस पे टैक्स की रेट तय नहीं की गई है, हो सकता है फ्यूचर में रखी जाए। फिलहाल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया और जीएसटी के दायरे में ये आता है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अभी भी क्या लगता है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है, ये याद रखना। खैर हम लोग कहां पर थे, हम लोग थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये विजिबल आइटम है, विजिबल ट्रेड कह सकते हो, मर्चेंडाइज ट्रेड कह सकते हो, ठीक है। और जब आप इसको देख सकते हो, बिकॉज ये जो बॉर्डर क्रॉस करता है तो आपको दिखता है, इसका टेंजिबल फॉर्म होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स, बेटा इस पर्टिकुलर आइटम का भी बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल। इस पर्टिकुलर आइटम का जो बैलेंस है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी कहते हैं जिसको, या ट्रेड बैलेंस, या मर्चेंडाइज बैलेंस, या विजिबल बैलेंस। कल बताए थे मैंने चार चार नाम इसके, ओके। और बेटा इसके कितने आउटकम हो सकते हैं, इसको याद है, कल मैंने बताया था इस बैलेंस के कितने आउटकम हो सकते हैं, टू आउटकम्स हो सकते हैं। क्या नाम है इसका, नाम बताओ बेटा दोनों के। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। वेरी गुड, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, यही मैंने लिखा है आगे। ट्रेड बैलेंस या मर्चेंडाइज बैलेंस, है ना बेटा, और भी नाम है इनके, है ना। इसको विजिबल बैलेंस भी बोल दो, ठीक है, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल दो, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बैलेंस निकालने का, एक्स माइनस एम। ये वही है नेट इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट, हमने देखा था, कहां पे देखा था, नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्स माइनस एम। लेकिन इसके रिजल्ट बेटा दो हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है बच्चों, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जब आपके इंपोर्ट ज्यादा है भाई, अब तुम खुद समझ जाओ, इंपोर्ट ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है, इनफ्लो या आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का, आंसर दो। इनफ्लो, आउटफ्लो। आउटफ्लो ज्यादा है। अरे फॉरेन करेंसी ज्यादा जा रही है आपके पास से, बिकॉज आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, है ना, और जो पैसा आपके पास आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और दूसरा इसका आउटकम होता है बेटा, इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस, जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है। अब बताओ मेरे को, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तब बेटा किसकी बात हो रही है, क्या ज्यादा है, आउटफ्लो या इनफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो ज्यादा है, मतलब फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है ना, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये बेटा आपके ट्रेड बैलेंसेस हो गए। दो तरह के ट्रेड बैलेंस होते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस। बेटा देखो ये चीजें है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तब बड़ी आसान लगती है, लेकिन घुमा फिरा के जब वो पूछ लेता है ना एग्जाम में, इस चीज से तुम वाकिफ हो, टेस्ट में वही चीजें तुम गलत करते हो, मैंने देख रखा है सबके क्वेश्चन, तुम ऐसे क्वेश्चन भी गलत करते हो जो इतने सिली क्वेश्चन हैं, इतने आसान क्वेश्चन है कि तुम बाद में खुद देखोगे सोचोगे यार ये गलत कर दिया गया मैंने, इतने इजी इजी क्वेश्चन में तुम गलत करते हो, पता है तुम्हें, है ना। इसलिए किसी भी चीज को आसान ना ले,
हर चीज मुश्किल है, इसलिए हम तो बिल्कुल दम लगा के पढ़े, है ना। हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोलो कि दिल में बोलो अरे बहुत इजी है यार, क्या है इसमें, बहुत आसान। ठीक है, चलो अगले आइटम पे आते हैं। करंट अकाउंट का दूसरा जो कंपोनेंट होता है बेटा वो क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब ऑब्वियसली सर्विस की बात हो रही है तो ये एक इनविजिबल ट्रेड है। गुड्स के लिए क्या बोला था हमने, टर्म काम में ली थी विजिबल ट्रेड। ये कौन सी टर्म है बेटा, इनविजिबल ट्रेड। बिकॉज अब तुम लोग ही बताओ, मान लो यूएस में कोई डॉक्टर रहता है, वो मेरे जान पहचान का है ना, मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब हुई तो मैंने उस डॉक्टर से कंसल्ट करवा दिया ऑनलाइन। अब क्या ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पता लगेगा कि मैंने उस डॉक्टर से सर्विस ली है? नो सर। नो सर। बेटा नहीं लग No, सकता sir. पता। ये तो आपकी ईमानदारी है कि आपको ये बताना चाहिए और इस पर टैक्स देना चाहिए, है ना। अब तुम बोलोगे सर हम क्यों टैक्स देंगे, हम तो पेमेंट कर रहे हैं ना सामने वाले को, हम क्यों टैक्स देंगे। बेटा ये रिवर्स चार्ज होता है, मैंने बताया भी था शायद 2-3 दिन पहले। जब सामने वाला या तो फॉरेनर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो या फॉरेनर हो, ऐसा बंदा जो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकता, तो फिर टैक्स कौन देता है, जो सर्विस लेने वाला है वो टैक्स देता है सामने वाले की तरफ से, है ना। ऐसा है हमारे यहाँ पे रूल, कुछ कर नहीं सकते इसका, लेकिन है। दिस इज बिकॉज सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, या इंटेंजिबल बोल दो, ये नॉट टेंजिबल का शब्द है ना। सर्विसेज कैसी होती है बेटा, इंटेंजिबल होती है, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है ना, इमटेरियल होती है, नॉट टेंजिबल, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। जब ये बॉर्डर क्रॉस करती है, यार बॉर्डर क्या क्रॉस करेगी, है ना, लेकिन हमें नहीं लगता है पता, दिखता नहीं है, बिकॉज ये सर्विसेज है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा इनविजिबल ट्रेड। अब देखो, सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब बेटा सर्विस की जब हम बात करते हैं ना, तो सर्विस को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ये लास्ट में कल जाते जाते हमने समझा था। एक तो है बेटा आपके फैक्टर सर्विसेज, और एक क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, ध्यान से देखना। फैक्टर सर्विस कौन सी होती सर है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर ऐसा कैसे हो सकता सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अभी आ रही है सबको? यस सर। यस सर। बेटा 1 मिनट Yes, रुको, मैं sir. सिम ही चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये एयरटेल प्रॉब्लम कर रहा है आज, रोज बारी बारी से प्रॉब्लम करते हैं नालायक के दोनों। रुको 1 मिनट। अभी बताओ बच्चों, अभी आ रही है आवाज? यस हाँ सर। सर अब आ रही है। यस सर। ठीक है, अब नहीं होगी प्रॉब्लम। आज आइडिया सही चल रहा है, कभी ये सही चलता है तो वो गड़बड़ करता है ना, नियम मान रखा है इन लोगों ने। चलो, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस की अगर बेटा हम बात करें तो फैक्टर सर्विस क्या होती है हम जानते हैं बड़े अच्छे से। फैक्टर सर्विस जब आप किसी को क्या प्रोवाइड करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी को प्रोवाइड करते हो, मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, फैक्टर सर्विस दे रहे हो, बेटा हमने पढ़ा था। और फैक्टर सर्विस के बदले में जो आपको इनकम मिलती है उसको क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं।